नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हमें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तकें आरोह है भाग 2 के 16वें नंबर के पाठ पर बात करेंगे। इस पाठ का नाम है नमक। एक कहानी है जो कि रजिया सज्जाद जहीर द्वारा जहीर द्वारा लिखित है। रजिया सज्जाद जहीर के परिचय के विषय में यदि हम चर्चा करें तो इनका जन्म 15 फरवरी 1917 में अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजमेर में। अजमेर राजस्थान का केंद्र में स्थित एक जिला है जिसे अजमेर की राजस्थान की हृदय स्थली भी कहा जा सकता है। यहाँ का मैगजीन का किला प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है वह भी अजमेर में ही है, ध्यान रखें आप इस बात को। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे हम आरपीएससी कहते हैं उसका कार्यालय भी अजमेर में ही है। इनके द्वारा 15 फरवरी 1947 को इनका जन्म होता है। 1947 में ये लखनऊ शिफ्ट हो जाती हैं, लखनऊ चली जाती है। विवाह के उपरांत वहां से इन्होंने उर्दू भाषा में एमए किया था। कौन सी भाषा में? उर्दू विषय से इन्होंने एमए किया और एमए करने के पश्चात लखनऊ के कॉलेज में ये पढ़ाने लगती हैं और तत्पश्चात भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति सोवियत भाषा विभाग में की जाती है। सोवियत भाषा विभाग में रजिया सज्जाद जहीर की नियुक्ति की जाती है और अंततः दिसंबर 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। इनके द्वारा रचित एकमात्र कहानी संग्रह है जिसका नाम जर्द गुलाब है। इसका नाम क्या है? जर्द गुलाब। ये इनका कहानी संग्रह है। रजिया सज्जाद जहीर के साहित्य में खड़ी बोली हिंदी और उर्दू का प्रयोग हुआ है। उर्दू, ये जो जर्द गुलाब है ये उर्दू भाषा में ही लिखित है। अब बात यह आती है कि इनके साहित्य में किन किन विषयों को शामिल किया गया है। तो सामाजिक सौहार्द की भावना इनके साहित्य में देखने को मिलती है। बखूबी समाज की एकता अखंडता के परिचय इनकी कहानियों में, इनके साहित्य में दिखाई देता है। अब चलते हैं आगे हम नमक कहानी पर। नमक कहानी की दोस्तों बात आती है तो एक चीज वहां देखने को मिलती है कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि इसमें पात्र कौन कौन है। एक तो सिख बीबी है, एक सफिया है, एक सुनील दास गुप्त है और इसके अलावा एक पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी हैं। इनके भैया का भी जिक्र होता है लेकिन उनका बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा रोल इस कहानी में उनको मिला है। ये चार मुख्य पात्र इस कहानी को प्रभावित करने वाले हैं। सिख बीबी भारी भरकम डील डोल की एक भद्र महिला प्रतीत होती है कहानी के माध्यम से। कहानी में हम देखते हैं तो, और ये सफिया को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी माता के समान है, मेरी माँ के जैसा चेहरा मोहरा इनमें दिखाई देता है। सफिया के भाई जो है वो पाकिस्तान में रह जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं या रह जाते हैं पता नहीं चला, पाकिस्तानी चले जाते हैं। कब? 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ परिवार वहां चले गए क्योंकि ये धर्म के आधार पर था, राजनीतिक आधार पर था। तो मुस्लिम धर्म के मानने वाले कुछ लोग, ज्यादातर लोग पाकिस्तान की तरफ गए और हिंदू या और जो अन्य धर्म थे जैसे सिख, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि मानने वाले भारत की तरफ रह गए थे। ये विभाजन की त्रासदी ने मानचित्र पर जरूर सीमा रेखा बना दी लेकिन लोगों के दिलों से मोहब्बत, उनकी सोहबत, उनका प्रेम निकाल नहीं पाई थी। ये लाइनें, ये लकीरें हैं, ये मानचित्र पर ही रह गई। अब आगे बात करते हैं कि सफिया
अपने भाइयों से मिलने कहां जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। और सिख बीबी से पूछती है कि आपके लिए कुछ लेकर आना है? तो सिख बीबी कहती है मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना थोड़ा, साडा लाहौर, कि जी मेरा वतन तो लाहौर है जी। सिख बीबी अपना वतन कहां मानती है? लाहौर मानती है। रहती कहां है? लखनऊ में। सफिया लखनऊ में रहती है। सुनील दासगुप्त रहते कहां है? दिल्ली में। कहां के हैं? अमृतसर के। ये इनका जिक्र कहां आता है? अमृतसर कस्टम चौकी पर आता है। लेकिन ये मूलतः बंगाल के थे और बंगाल के होने के कारण से बांग्लादेश के थे और बंगाली होने के कारण से ये अपना वतन जो है वो किसे मानते हैं? ढाका को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ढाका सुनील दासगुप्त का की जन्मभूमि है, लाहौर सिख बीवी की जन्मभूमि है। तो ये अपनी जन्मभूमि को जुदा नहीं कर पाए अपने दिल से। आज भी इनके मन से यही निकलते है, क्योंकि ये जन्मे पले बढ़े खेले खाए कूदे रोए, जो भी हुआ इनके बचपन में वो सारा कहां हुआ? अपने जन्म स्थान पर। सुनील दासगुप्त का ढाका में, सिख बीबी का लाहौर में। तो जो हमारी जन्मभूमि है वहां से हमारा प्रेम निकले नहीं निकल सकता, भले बेशक राजनीति जो ने लकीरें खींच दी हो। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो हैं वे दिल्ली के रहने वाले थे, तो वे दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। दिल्ली, वतन का अर्थ होता है देश, वतन का अर्थ क्या होता है? देश। तो ये दिल्ली को अपना वतन मानते हैं। हुआ क्या था? हम कहानी पढ़ते हैं तो सफिया जब भी सिख बीवी को देखती है तो उन्हें लगता है कि ये मेरी माँ के जैसी है, और पता नहीं क्यों अनायास ही उनके मुख से माँ का शब्द निकल जाता है। कहानी के बीच में पढ़ेंगे जब वो अपने भाइयों से इस बात का जिक्र कर रही होती है तब। सिख बीवी ने पाया कि सफिया ये जो लड़की है ये मेरी तरफ बड़ी आकर्षित होकर देखती है, बड़े प्रेम से देखती है, बड़ी मोहब्बत से देखती है, बड़े स्नेह अनुराग की झलक इसकी नजरों में है। तो वो अपनी बहू से पूछती है कि बेटा ये कौन है? बहू बताती है कि मुस्लिम परिवार से है और लाहौर जा रहे हैं अकेले। ये नाम सुनते ही सिख बीबी का जो जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम था वह प्रेम उमड़ पड़ा और वो सफिया के पास आ जाती है, बातें करती है। बातों बातों में लाहौर की यादें आती हैं, बीच बीच में बस वही घूम फिर के हमारा वतन तो लाहौर है जी, साडा लाहौर। साडा का मतलब पंजाबी भाषा में अपना, कि अपना लाहौर, हमारा लाहौर, ये नाम उनके मुख से अनायास ही निकल जाता है। सफिया जुदा होते समय उनसे, रात के समय कीर्तन का वक्त था, निकलते समय उनसे पूछती है कि आपके लिए कुछ लेकर आना है? तो सिख बीवी कहती है कि हमारे लिए आप लाहौरी नमक लेते आना। लाहौरी नमक की बात हुई, वादा कर लिया। 15 दिन सफिया पाकिस्तान चली जाती है, अपने भाइयों के पास रहती है। और सफिया के भाई कितने थे? सफिया के 3 भाई थे, और 3 भाइयों में एक भाई पुलिस का बड़ा अफसर था, पुलिस में अधिकारी था। कौन है? सफिया का एक भाई। 2 भाइयों के बारे में जिक्र नहीं हुआ कि वो किया करते थे। सफिया जब पाकिस्तान रही 15 दिन, तो वहां उनके मिलने वाले जो अजीज दोस्त थे वो, और उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले सब उनके लिए तोहफे लेकर आते थे, सौगात लेकर आते थे कि ये आप ले जाइए। 15 दिन के बाद जब वो वहां से रुखसत होने लगी, विदा होने लगी, तो अपना सामान समेटती हैं और देखती हैं कि क्या छोड़े क्या ले, क्योंकि दोस्तों की भेंट थी, छोड़ना कुछ नहीं चाहते थे। इस चक्र में बीच में वो अपने भैया से बात करती हैं कि भैया क्या मैं नमक ले जा सकती हूँ हिंदुस्तान में? तो भैया को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि 2 बातें उनको आश्चर्य इस बात का होता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो इस प्रकार से विभाजन हुआ, ये पूरा इलाका समुद्री इलाका है, तो यहाँ पर तो खारे पानी से वैसे बहुत ज्यादा नमक बनता है। हमारे हिस्से में तो पहले से ही, हमारा का मतलब पाकिस्तान के हिस्से में, कि पाकिस्तान के हिस्से में तो पहले से ही बहुत कम नमक आया है, आप यहां से और नमक लेके जाना चाहती हैं। और दूसरा ये है कि वो पुलिस के अधिकारी थे और उन्हें पता था कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी, मतलब अवैध है, अपन कह सकते हैं अवैध है। अवैध है, आप ले जा नहीं पाएंगी। कस्टम के अधिकारी आपको शिक्षों पर ही रोक लेंगे। वहां पर कस्टम के अधिकारियों के द्वारा जब आपके सामान की जांच की जाएगी तो आपका सामान
आपके सामान में नमक पाए जाने पर और वे आपके पूरे सामान को बिखेर देंगे और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इससे हमारे परिवार की बदनामी भी हो सकती है। वो जानते थे कि ये नमक ले जाना गैर कानूनी है, इसलिए वो अपनी बहन को मना करते हैं। बहन कहती है कि नहीं, मैं तो लेके जाऊंगी, मैंने अपनी माँ से वादा किया है, मैंने अपनी माँ से वादा किया है। तो भैया सोचते हैं कि भैया माँ बीच में कहां से आ गई, माँ का देहांत तो विभाजन से पहले ही हो चुका था। ये तो विभाजन की, ये डिवीजन की जो त्रासदी हुई, जो ट्रेजेडी हुई, उससे पहले माता का निधन हो चुका था। माँ कहां से बीच में आ गई। अंततः वो कहते हैं कि आप ले जा नहीं पाएंगी क्योंकि कानून उनके भैया क्या कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा। तो वो कहते हैं कि कानून ही सब कुछ थोड़ी होता है, कुछ मानवता, कुछ प्रेम, कुछ मानवता, कुछ प्रेम, ये चीजें भी तो मायने रखती होंगी, ये चीजें भी तो मायने रखती होंगी। तब पुलिस के अधिकारी उनके भैया कहते हैं कि बहन जी, आप माने न माने कि कस्टम के जो अधिकारी हैं वो कम से कम शायर नहीं है। और शायर का अर्थ होता है कवि, क्योंकि कवि बड़े संवेदनशील, बड़े भावुक, बड़े जज्बाती होते हैं। उनमें इन गुणों की, मानवीय गुणों की अधिकता होती है। इसलिए पुलिस अधिकारी कहते हैं कि वो अपना काम करेंगे, कानूनी अधिकारी, कस्टम के जो अधिकारी हैं वो। और इसलिए आपके मानवता, प्रेम, दया, परोपकार, सहयोग, ये सारे जो गुण हैं, ये सारी जो बातें हैं, वो धरी की धरी रह जाएंगी और इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन वो कहती है कि जी नहीं, हम तो लेकर जाएंगे। सामान पैक कर रहे होते हैं, इतनी देर तक कहीं ना कहीं उनके मन में एक भावुकता थी। लेकिन कमरा बंद करके जब वो अपना सामान पैक कर रही होती हैं तो उनके दिलो दिमाग में ये बात आती है कि भैया बात तो ठीक कह रहे थे। अब भावुकता का स्थान कौन लेता जा रहा था, बुद्धि भावुकता के स्थान पर प्रबल होती जा रही थी। उनके मन में आता है कि भैया बात तो सही कह रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते में ही रोक लिया जाए। तो अंततः वो रात को और किन्नू पैक कर रही होती है, और किन्नू पैक कर रही होती है, किन्नू की एक टोकरी है, उस टोकरी में सबसे नीचे ही नीचे और क्या करती है, नमक की थैली रख देती है और उसके ऊपर किन्नू पैक कर लेती है। और ऐसा नमक यहाँ रखे हुए वे कस्टम के ऑफिस तक आ जाते हैं। सामान की जांच हो रही होती है, भैया भी वहीं खड़े हैं। तभी उनके दिल और दिमाग में एक चीज आती है कि ये प्रेम की सौगात है। सिख बीबी के लिए उनकी तरफ से क्या है, प्रेम की सौगात है, प्रेम का तोहफा है, प्रेम की भेंट है, प्रेम की गिफ्ट है। और इसे वह चोरी से नहीं ले जाएगी, अपितु वह इसे खुलेआम जाहिर करके ले जाएगी। वह इसे जाहिराना तौर पर लेकर जाना चाहती है। इसलिए टोकरी से नमक की थैली बाहर आ जाती है, अपने पर्स में रखती है और कस्टम के अधिकारी के पास चली जाती है कि हमें आपसे कुछ कहना है इस बात से। वो कहते हैं कि अरे आप तो इधर की नहीं लगती, सॉरी, सफिया कहते हैं कि आप इधर के नहीं लगते। तो वो कस्टम के अधिकारी, ये वाले जो कस्टम अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि आप भी तो यहाँ के नहीं लगती, आप भी तो हमारे उधर के लगती हैं। हमारे उधर से तात्पर्य इनका है दिल्ली से, इंडिया से, भारत से, हिंदुस्तान से, कि आप भी तो हमारे भारत से लगती हैं। वो कहती हैं जी हाँ, मैं लखनऊ में रहती हूँ और यहाँ अपने भाइयों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मेरे पास नमक है और मैं नमक लेकर जाना चाहती हूँ। वो सारी बात सिख बीबी के साथ जो वादा किया था वो वादा, और अपने भैया के साथ थोड़ी सी जो नोक झोंक हुई थी, वो नोक झोंक सारी बातें उन्हें बताती है। तब पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर कहते हैं कि बहन जी, पता ही नहीं चलता कि कब प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, मानवता जो है, वो कानून के बाड़े से, कानून के शिकचों से कब गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता। आप ये नमक ले जा सकती हैं। वो नमक लेके चलती है। तो तब और वो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी उन्हें कहते हैं कि आप जाइएगा और जाते समय या वहां पहुंचने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद को मेरा सलाम ठोकिएगा, मेरा सलाम कहिएगा। और उन खातून को, खातून का मतलब होता है भद्र महिला, और उन्हें, खातून को आप कहिएगा
कि आपका आज भी आपका वतन लाहौर है और मेरा दिल्ली है, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता का अर्थ है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक संशय है, क्योंकि वो पीढ़ी, ये पीढ़ी वह पीढ़ी थी जो यहां से वहां गई थी या वहां से यहां आई थी, लेकिन उनके बच्चे पोते पड़पोते ये जो है, क्या वो इस बात को निभा पाएंगे कि रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा? जैसे कि 73 साल बाद आज आप हालात देख रहे हैं, नहीं लगता कि सब ठीक होने की उम्मीद है। आगे चलते हैं। वो कस्टम का जो ऑफिस था, कस्टम का जो बाड़ा था, ये सीमा रेखा, जैसे इधर से पाकिस्तान से सफिया आ जाती है, बॉर्डर पार करती है, ट्रेन से आती है, और यहाँ भारतीय कस्टम अधिकारी उनके सामान की जांच कर रहे होते। नमक का वह थैला या नमक की वह पुड़िया, किलो खंड नमक होगा उसमें, किलो खंड होगा शायद, तो क्यों किलो भर का वह नमक का पैकेट जो है या वह पुड़िया जो है वो सफिया अपने बैग में रखती है। और कस्टम अधिकारी जो सुनील दासगुप्त थे, जिनका नाम सुनील दासगुप्त है, उनकी भाषा और उनके लहजे को देखकर ऐसा लगता है, सफिया को ऐसा लगा कि ये शायद कहीं बंगाली है या बंगाल से आए हैं, बंगाल के रहने वाले होंगे। उनसे बात करती है, वो कहते हैं कि मेरे पास नमक है। सुनील दासगुप्त उन्हें अपने चेंबर में, अपने केबिन में लेकर जाते हैं। पुलिस वाले से कहते हैं कि आप इनके सामान का ध्यान रखिएगा, और दूसरे व्यक्ति से कहते हैं कि इनके लिए चाय लेकर आई जाए। चाय लेकर आते हैं। उस समय सुनील दासगुप्त एक किताब निकालते हैं जो शमसुल इस्लाम के द्वारा रची गई थी। किसके द्वारा? शमसुल इस्लाम के द्वारा लिखी हुई थी। और ये 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में सुनील दासगुप्त को शमसुल इस्लाम के द्वारा भेंट सौगात गिफ्ट के तौर पर दी गई थी। उसका जिक्र करते हैं, देखिएगा। और वो बताते हैं कि जी हम विभाजन के समय, सुनील दासगुप्त कहते हैं कि हम विभाजन के समय बांग्लादेश से या पूर्वी पाकिस्तान से हम भारत आ गए थे। हम कहां गए थे? भारत आ गए थे, लेकिन हमारा वतन तो जी अभी भी ढाका है। और वे बात करते हैं डाब की। किसकी बात कर रहे होते हैं? डाब की। डाब वह चीज है जिसे हम हरा नारियल या पानी वाला नारियल कहते हैं ना, नारियल पानी। तो नारियल पानी ही क्या है? डाब। वो कहते हैं कि डाब तो कलकत्ता में भी खूब होते हैं, लेकिन हमारी जमीन और हमारे पानी का संयोग ऐसा है कि वहां के डाब की बात ही कुछ ही निराली है। क्योंकि इन्हें उस चीज से मतलब नहीं कि क्वालिटी अच्छी है गलत है, पता नहीं दिल्ली वाले की या कलकत्ता वाले की क्वालिटी अच्छी रही होगी, लेकिन ढाका इनकी जन्मभूमि होने के कारण वहां जन्मे पले बढ़े खेले खाए कूदे रोए रोए भी वहीं थे हम बचपन में, वो सारी चीजें याद करते हैं। तो उन्हें लगता है कि मेरी जन्मभूमि की जो चीज है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें भी आज अपनी जन्मभूमि की जो चीजें हैं वो अच्छी लगती है। सुनील दासगुप्त ने नमक ले जाने की अनुमति देते हैं, और साथ ही वो किन्नू की जो टोकरी थी वो भी सफिया अपने साथ ले आती है। किन्नू इनके एक मित्र ने दिए थे। किन्नू किसने दिए थे? इनके सफिया के एक मित्र ने, जिसने कहा था कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। अब सवाल ये बनता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे बताया गया है? तो किन्नू नामक फल को। अब किन्नू फल को क्यों बताया गया है? देखिएगा, भौगोलिक स्थितियां, जमीन की का उपजाऊपन और जमीन की जो क्वालिटी होती है भूमि की, उनके हिसाब से देखा जाए तो संतरा जो है वह भारतीय फल है, वह भारत में ज्यादा होता है। और एक फल है जिसे हम माल्टा के नाम से जानते हैं। एक ही ये कहें तो एक ही नस्ल, एक ही परिवार के हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका स्वाद कुछ अलग है, थोड़ा बहुत। ये पाकिस्तानी इलाके में या वर्तमान पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं। संतरे के पेड़ पर माल्टा की कलम चढ़ाई गई या माल्टा के पेड़ पर संतरे की कलम चढ़ाई गई, लेकिन इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया गया और इनके संयोग से जो एक नई चीज बनी वह चीज ही क्या थी? वह किन्नू थी। अब एक तरफ भारतीय फल है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फल है, इसलिए इन दोनों से मिश्रित, इन दोनों के मिश्रण से बने हुए फल को ही क्या कहा गया है? हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। और वो सफिया अपने घर आ जाती हैं। वो कहती है, सुनील दासगुप्त कहते हैं जी हमारा वतन तो आज भी लाहौर है। जैसे सिख बीबी कहती है हमारा वतन,
सुनील दासगुप्त कहते हैं कि हमारा वतन तो आज भी ढाका है। सिख बीबी कहती हैं कि हमारा वतन तो आज भी लाहौर है। और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी जो पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए वतन दिल्ली है। सुनील दासगुप्त जो भारत में नौकरी कर रहे हैं, उनका वतन है ढाका है। और सिख बीबी जो भारत में रह रही है, उनका वतन लाहौर है। इसका मतलब साफ है कि सीमा रेखाएं राजनीति जो के द्वारा खींची गई, मानचित्र पर खींची गई एक लकीरें हैं, लोगों के दिल को जुदा वो आज भी नहीं कर पाई है। ऐसी एक मानवीय प्रेम से, एक जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से भरी हुई ये कहानी लिखने के लिए रजिया सज्जाद जहीर का बहुत बहुत ही आभार रहेगा। अब इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, उन पाठों के प्रश्नोत्तरों पर हम बात करेंगे, तो उसके लिए अलग से एक पीडीएफ के साथ वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप उसमें से देख कर लिख भी सकते हैं। दो चार प्रश्न हम ऐसे बात कर सकते हैं। दो चार प्रश्नों की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला प्रश्न तो आता है कि सफिया के भैया ने, पुलिस अधिकारी ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना क्यों किया था? वो पुलिस अधिकारी थे, इसलिए वो जानते थे कि नमक ले जाना, पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। इसलिए कस्टम पर या कस्टम के जो अधिकारी हैं, वो इन्हें पकड़ लेंगे और इनके सामान को बिखेर देंगे। साथ ही घर या हमारे परिवार की बदनामी भी हो जाएगी। इसलिए वे कोई गलत इरादे से नहीं, बल्कि अपितु अपनी बहन को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिहाज से नमक ले जाने से मना करते हैं। दूसरी बात आती है कि सफिया के मन में किस प्रकार का अंतर्द्वंद्व था। उन्हें लगता था कि मैं सिख बीबी को लाहौरी नमक लाकर देने का वादा कर चुकी हूं, और नमक लाकर देने का वादा कर चुकी हूं, तो मैं हर हाल में वह नमक लेकर जाऊंगी, क्योंकि हम सैयद कहलाते हैं और अपने वायदे की, अपने प्रोमिस की रक्षा करना हमारा दायित्व है, बेशक इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो वे इसलिए तो उनके मन में द्वंद्व चल रहा है, मतलब मन में दो होते हैं हमारे, दोनों में एक मन कहता है कि लेना है, दूसरा कहता है कैसे लेके जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाए रास्ते में। तो दोनों बातें उनके मन में चल रही होती है कि लाहौरी नमक लेके जाना है, कैसे लेके जाऊं, चोरी से लेके जाऊं या खुलेआम लेके जाऊं, मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे, भैया ठीक कह रहे हैं, गलत तो इनकी बात भी नहीं है। ये सारे द्वंद्व उनके मन में चल रहे होते हैं, और वो चाहती हैं कि प्रेम की सौगात है, प्रेम का तोहफा है, इसलिए मैं इसे चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं इसे चोरी से नहीं ले जाऊंगी। ये बात किसके मन में आती है? सफिया के मन में। और खुलेआम ले जाने की छूट है नहीं, तो ये एक मन में उनके चल रहा होता है। इसके साथ ही यदि आप होते तो क्या करते? यदि सफिया के स्थान पर आप होते तो आप क्या करते? हम सफिया ही नहीं, हम यदि सुनील दासगुप्त के स्थान पर होते या पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी के स्थान पर होते, तो कानून को अपना काम करने देते, लेकिन कानून से बड़ा मानवीय, मानवता, प्रेम, सौहार्द, सद्भाव, सहयोग, ये सब है, और हम वही करते। या पाकिस्तानी या कस्टम अधिकारी या सुनील दासगुप्त के द्वारा के स्थान पर यदि हम होते, तो हम वही करते जो इन्होंने किया। और सफिया के स्थान पर होते तो हम भी प्रेम की वह सौगात किसी भी हाल में चोरी छिपे नहीं लाते, बल्कि हम भी उसे जाहिराना तौर पर खुलेआम उनको बताकर, कस्टम अधिकारियों की जानकारी को जानकारी देकर ही हमें वह नमक की पुड़िया अपने देश लाते और सिख बीबी को सुपुर्द करते। इसके साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है? किन्नू को। क्यों कहा गया है? क्योंकि किन्नू संतरे और माल्टा के संयोग से बना है, और संतरा भारतीय फल है, जबकि माल्टा पाकिस्तानी फल, और इन दोनों के मिश्रण से एक चीज जो पैदा हुई, उसे भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है। इसके साथ सफिया जो है, उनके चरित्र चित्रण की या उनकी चारित्रिक विशेषताओं की यदि बात आती है, तो सफिया आत्मविश्वासी है, स्वाभिमानी है, वह किसी काम को चोरी से नहीं करना चाहती, वह वादा निभाने वाली है, वह प्रेम करने वाली है, वह धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने वाली एक महिला थी। तो इस प्रकार से ये वीडियो
बेटा यही समाप्त होता है। ये कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए काम की चीज है। आज की इसकी समरी देख सकते हैं। इसके अगला वीडियो जो है वह होगा नमक की कहानी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों का, और उससे बाद हम सीरीज के फूल हजारी बाबा या हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध सीरीज के फूल पर पहले उसकी व्याख्या, उसकी समरी, उसके बिना किसी किताब के पूरा मैं बताने का प्रयास करूंगा, और उसके पश्चात उसके प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति दें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जुड़ना चाहें मेहरबानी रहेगी, जुड़ सकते हैं। अलविदा, जय हिंद।